हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 23 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न के अंतर्गत कुछ मंथ पुराने करंट अफेयर होते हैं जिसको हम रिवीजन करेंगे। तो यह क्लास 20 से 22 मिनट में समाप्त हो जाएगी। तो प्लीज़ स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए 23 अप्रैल के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो ये तो सभी को पता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसके बारे में व्याख्या देखें तो अर्थ डे 2024 कब सेलिब्रेट हुआ है? तो 22 अप्रैल को हुआ है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? ग्रह वर्सेस प्लास्टिक, इसकी थीम रखी गई है। ये आप सभी को याद रखना है। तो अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को किया जाता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? रियो, ब्राज़ील में हुआ था। पहले पृथ्वी सम्मेलन में ही एक रिपोर्ट जारी करी जाती है, जिस रिपोर्ट का नाम है एजेंडा 21। अगर क्वेश्चन पूछे एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी सम्मेलन से। पहले पृथ्वी सम्मेलन में ही एक संगठन की स्थापना होती है जिसका नाम है UNFCCC। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1994 में होती है। UNFCCC के जो भी इस संगठन में जो भी सदस्य शामिल होते हैं और उन सदस्यों की जो मीटिंग होती है उसे कॉप बोलते हैं। कॉप का फुल फॉर्म हो जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1995 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? बर्लिन, जर्मनी में हुआ था। कॉप 28 यानी कॉप की 28वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? UAE में हुई थी अब की साल, यानी 2024 में। तो कॉप 28 कहाँ हुई थी? UAE में 2024 में। ये आपको याद रखना है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट देखें तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो 32वां देश बना है नाटो का स्वीडन। किस क्रम का है? तो ये 32वें क्रम का है। अगर 31वां पूछे तो 31वां बना है फिनलैंड। वर्तमान में NCSC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर मकवाना जी बने हैं। नेक्स्ट हमारा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? यानी ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए दुनिया का तीसरा प्लेटफॉर्म कौन बन गया है? तो यह अपने भारत का बना है। इसका नाम है जेम यानी गवर्नमेंट ई-मार्केट। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो मिशेल ताला ग्रैंड को एबल पुरस्कार दिया गया है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह मैथ से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 6 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है दूसरा प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया है 144 करोड़। इसके बारे में व्याख्या देखें तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट जारी होती है जिसमें भारत की जनसंख्या को अनुमानित किया गया है 144 करोड़, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। ये आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट में बताया गया है 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की उम्र जो है, जो 0 से 14 वर्ष के बच्चों को इसमें कितना प्रतिशत दर्शाया गया है? तो 24%। और 15 से लेकर 64 वर्ष के मनुष्यों की उम्र इसमें जो है कितनी प्रतिशत है? तो 68% है। वहीं जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो दूसरा स्थान किसका है? चीन का है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 144 करोड़। इस प्रकार से भारत जो है जनसंख्या में पहले स्थान पर है और दूसरे पर कौन है? चीन है। नेक्स्ट हम देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? तो ये भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 2011 का सेंसस थीम क्या था, यानी 2011 की जनगणना में थीम क्या रखी गई थी? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली जी थे। ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। नेक्स्ट हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल में और सबसे कम है हरियाणा में।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अगर राज्य में देखा जाए बिहार है, अगर यूटी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व है दिल्ली में। वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है और सबसे कम साक्षरता है बिहार में। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा किसने करी है। तो सप्ताह में 4 दिन काम करना है, बाकी 3 दिन छुट्टी रहेगा। तो ये 4 दिन चाहे आप अपने घर से करें या फिर ऑफिस में जाके काम करें। तो इस प्रकार की व्यवस्था को किसने लागू किया है, तो सिंगापुर ने इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने की घोषणा करी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिंगापुर ने 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था को लागू करने की घोषणा करी है और इसमें बताया है कि आप अपने जो है वर्क फ्रॉम होम यानी अपने घर से काम कर सकते हैं, या फिर हाइब्रिड मॉडल, या फिर आप ऑफिस में जाइए, या फिर इंटरनेट के प्रयोग से आप अपना काम कर सकते हैं। कितने दिन, हफ्ता में 4 दिन कर सकते हैं। और यह कब से लागू हो जाएगा, तो 1 दिसंबर 2024 से यह नियम लागू हो जाएगा। अगर बात करें पूरे विश्व में यह व्यवस्था लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, तो बेल्जियम था। ठीक है, तो सबसे पहले एक हफ्ता में 4 दिन काम करने के लिए इस प्रकार के नियम किस देश ने लागू किया था, तो सबसे पहले बेल्जियम ने लागू किया था। मलेशिया की राजधानी का क्या नाम है, कुआलालंपुर है और मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। नेक्स्ट हमारा है वियतनाम की राजधानी क्या है, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई और यहाँ की मुद्रा का नाम है डोंग। नेक्स्ट हमारा है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश कौन सा है, तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश है फ्रांस। सिम्बेक्स अभ्यास किसके बीच में होता है, तो सिम्बेक्स होता है सिंगापुर और इंडिया के बीच में। लामितीय अभ्यास किसके बीच में होता है, तो सेशल्स और भारत के बीच में लामितीय अभ्यास का आयोजन किया जाता है। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है। तो इस संगठन में भारत भी शामिल है। आपको बताना है कि आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्लोवेनिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्टेमिस समझौता यह किसके लिए समझौता किया गया है, मनुष्य को चांद पर भेजना यह आर्टेमिस मिशन के तहत किया जाएगा। और यह आर्टेमिस मिशन किसका है, नासा का है। और नासा जो है कहाँ का है, कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो यूएसए की है। यानी कि यूएसए ने आर्टेमिस मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें जो है कुल अभी फिलहाल आर्टेमिस समझौते में कुल 39 देश शामिल हैं। अगर बात करें 27वां देश अपना भारत बना था। 38वां देश कौन बना है, तो स्वीडन बना है। 39वां स्लोवेनिया बना है। 39वां देश कौन बना है, तो स्लोवेनिया बना है आर्टेमिस मिशन का 39वां देश। ये आपको याद रखना है। अपना भारत कब बना था, किस नंबर का, तो 27वें नंबर का बना था। 20 जुलाई 1969 को चांद की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। इसीलिए 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है, मून डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गगनयान को जो है भारत जो है नासा के द्वारा आपका जो है इसरो के द्वारा जो है गगनयान भेजा जाएगा, जिसमें जो है 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इन चारों का नाम आप सभी को याद रखना है। एक तो है प्रशांत नायर, दूसरे हैं अजीत कृष्णन, तीसरे हैं अंगद प्रताप और चौथे जरूर याद रखेंगे बिग कमांडर कौन है, शुभांशु शुक्ला है। तो गगनयान मिशन के बिग कमांडर कौन बनाए गए हैं, तो बिग कमांडर हैं शुभांशु शुक्ला। G20 का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो G20 का नवीनतम सदस्य देश है AU यानी अफ्रीकन यूनियन। G20 में कुल कितने देश हैं, तो G20 में 19 देश हैं और 2 संगठन हैं। एक तो शामिल था EU यानी यूरोपियन यूनियन और दूसरा भी शामिल हुआ है AU। ठीक है, तो ये 2 संगठन और 19 देश हैं। 2024 में G20 का होस्ट देश कौन होगा, तो यह है ब्राज़ील। अगर बात करें 2023 में G20 का होस्ट कौन था, तो 2023 में जो है 2023 में कौन था, तो इंडिया था। ठीक है, नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य बना है ईरान। और किस नंबर का है, तो यह 9वें नंबर का देश बना है। IMF का नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नवीनतम यानी 196वां देश कौन बना है, एंडोरा बना है। आसियान का नवीनतम सदस्य कौन बना है, तो 11वें नंबर का आसियान सदस्य बना है तिमोर लिस्ते। 5वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है हमाद को।
ठीक है। हमाद जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कतर में। तो स्काई ट्रैक्स यह एक रिपोर्ट जारी करती है कहाँ से? तो स्काई ट्रैक संस्था कहाँ की है? लंदन की है। और यह हवाई मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर यह अपने खबर जारी करती है। और इसमें इस बार खबर दिखाया गया है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे दिया गया है? तो हमाद को दिया गया है। तो 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब किसे मिला है? हमाद को मिला है। और हमाद जो है कहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो कतर का है। ठीक है, तो आप इसे चित्र में भी देख सकते हैं। ये है हमाद एयरपोर्ट, कहाँ का? कतर का है। ठीक है, 2024 में सबसे अच्छा हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? हमाद को। ये आपको याद रखना है। किसके अनुसार? स्काई ट्रैक्स के अनुसार। अगर बात करें कि 2023 में स्काई ट्रैक्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा था? तो चांगी हवाई अड्डा था। और यह कहाँ का है? यह सिंगापुर का है। यह है चांगी हवाई अड्डा। 2023 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का नाम का खिताब इसे मिला था। अभी जो है स्काई ट्रैक्स के अनुसार सबसे बेस्ट हवाई अड्डा पूरे विश्व में कौन सा है? तो अटलांटा का हवाई अड्डा है, जो कि USA का हवाई अड्डा है। इसमें सबसे व्यस्ततम में भारत का स्थान कौन सा है? तो 10वां है। और कौन सा हवाई अड्डा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह पूरे विश्व में 10वें नंबर पर व्यस्ततम में स्थान रखता है। अगर बात करें भारत का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा है? तो कैंपगोड़ा हवाई अड्डा है, जो कि बेंगलुरु में है। ये भारत का कैंपगोड़ा हवाई अड्डा है, जो कि बेंगलुरु का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि एयरपोर्ट स्टाफ में है सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? तो एयरपोर्ट यानी जो एयरपोर्ट में मैनेजमेंट देखते हैं, वहाँ पे स्टाफ होती हैं, इस मामले में सबसे अच्छा हवाई अड्डा है JMR हैदराबाद हवाई अड्डा। फीफा वर्ल्ड कप 2024 का विजेता 2022 का विजेता कौन है? तो विजेता कौन है? अर्जेंटीना। और उप विजेता फ्रांस है। 2022 का वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे हुआ था फीफा का? तो कतर दोहा में हुआ था। मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो मनोहर पारिकर हवाई अड्डा रख दिया गया है। और यह हवाई अड्डा कहाँ पे है? गोवा में है। अयोध्या में निर्मित हवाई अड्डे का क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिया गया है? तो चंडीगढ़ का नया नाम अब रख के चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम रख दिया गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। 6वां प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को 3रा स्थान मिला है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यह जो है किस समूह की कंपनी है? तो यह वेदांता ग्रुप की कंपनी है। अब बात करते हैं कि जहाँ पर जिंक मिलता है वहीं पे शीशा मिलता है। ठीक है, जहाँ पे जिंक मिलेगा वहाँ पे शीशा मिलेगा। और जहाँ पे जिंक और शीशा दोनों मिलते हैं तो वहाँ पे चांदी 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर बात करें कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने चांदी के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 2रा स्थान है। मैंने स्टार्टिंग में 3रा बता दिया था, उसके लिए क्षमा करेंगे। तो चांदी के उत्पादन में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कौन सा स्थान है? 3रा है। ठीक है, सॉरी, कौन सा है? 3रा स्थान है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक खान है सिंध शेर खान। यह कहाँ पे है? राजस्थान में है। और इसका भारत में रैंक कौन सा है? तो यह भारत में 2रा स्थान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का सिंध शेर खान भारत में जो है चांदी उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? 2रा स्थान रखता है, जबकि विश्व स्तर पर 3रा स्थान रखता है। यह है हिंदुस्तान जिंक, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चांदी के उत्पादन में विश्व स्तर पर 3रा है, जबकि भारत में 2रा है। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? तो AgCl को कहते हैं, यानी सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। जबकि फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो AgBr का किया जाता है, जिसे सिल्वर ब्रोमाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, स्याही लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चुनाव वगैरह में जब देखते हैं जो फिंगर में स्याही लगाई जाती है वह किस प्रकार की स्याही होती है? उसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7वां, हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन हैं? तो कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर बने हैं D गुकेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फीडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जो है किसने जीता है? D गुकेश ने जीता है। और ये कितने वर्ष के हैं? तो ये 17 साल के हैं। और इस प्रकार से ये विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं कैंडिडेट शतरंज जीतने वाले। ठीक है, अगर बात करें कि D गुकेश का ऑल इंडिया रैंक देखा जाए तो पहले नंबर पर हैं। और इन्हें जो है इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इनके गुरु का क्या नाम है? तो D गुकेश के गुरु का नाम है विश्वनाथ आनंद जी हैं। तो सबसे
सबसे कम उम्र के कैंडिडेट शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। इनका खेल कौन सा है? तो शतरंज है, ये आपको याद रख लेना है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वैशाली रमेश बाबू हैं, और ये किस नंबर की हैं? तो ये 84वें नंबर की हैं। मास्टरमाइंड किसकी पुस्तक है? तो यह विश्वनाथ आनंद जी की पुस्तक है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो विजयालक्ष्मी थी। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में फ्रांस की कार निर्माता सिट्रोयन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फ्रांस की कार है जिसका क्या नाम है? सिट्रोयन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा MS धोनी को बनाया है। सिट्रोयन कंपनी जो कि फ्रांस की कार कंपनी है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो MS धोनी को बनाया है। ठीक है, यह कौन सी कार है? सिट्रोयन कार है, और अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाई है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी है। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। जर्सी नंबर 7 हाल ही में रिटायर हुई है, यह किसकी जर्सी है? तो नंबर 7 की जर्सी महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित है। नेक्स्ट देखें तो चुनाव आयोग का यूथ आइकन किसे बनाया गया है? तो चुनाव आयोग का यूथ आइकन बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट हमारा है, चुनाव आयोग का दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किसे राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है? तो शीतल देवी को बनाया गया है। इनका खेल है तीरंदाज, और ये जम्मू कश्मीर की हैं। बिस्लरी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? तो बिस्लरी के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं दीपिका पादुकोण। ICC क्रिकेट विश्व कप का ग्लोबल एम्बेसडर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह मिला है सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है सुरेंद्र जोधका को। इसके बारे में व्याख्या देखें तो मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 यह किसे दिया गया है? सुरेंद्र जोधिका को दिया गया है, जो कि JNU के प्रोफेसर हैं। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार के अंतर्गत कितनी इनामी राशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपए दी जाती है। मैल्कम आदिसेसिया ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, और ये भारत के ही थे। तो इन्हीं की याद में जो है मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो सुरेंद्र जोधिका को दिया गया है, जो कि JNU के प्रोफेसर हैं, और इनामी राशि 2 लाख रुपये है। ये हैं सुरेंद्र जोधिका। नेक्स्ट हमारा है, स्वयं सेवक संघ अवार्ड किसे दिया गया है? तो लोकेश मुनि को दिया गया है। यह अवार्ड किस देश में दिया जाता है? तो USA के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एलिजाबेथ आदिसेसिया अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये भी याद रखेंगे, एलिजाबेथ आदिसेसिया अवार्ड दिया गया है विकास कुमार को, और इस अवार्ड की इनामी राशि है 1 लाख रुपये। प्रित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2024 में प्रित्जर पुरस्कार मिला है रिकेन यामामोटा को, और ये किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र का है? तो ये वास्तुकारी के क्षेत्र का यह पुरस्कार है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नरगेसी मोहम्मदी को दिया गया है। ये किस देश की हैं? तो ये ईरान की हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन फॉसे को दिया गया है। किसे दिया गया है? जॉन फॉसे को, और ये किस देश के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 10वां, हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? तो भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किस क्षेत्र से है, जो कि 18वीं लोकसभा के जो सांसदीय का चुनाव होता है ये जीत चुके हैं। ठीक है, तो इनका संबंध है सूरत से, ये आपको याद रखना है। अभी आप बोलेंगे रिजल्ट जो है कब आना है? तो रिजल्ट आएगा लोकसभा चुनाव का 4 जून को। ठीक है, कि कौन से कैंडिडेट किस क्षेत्र से जीते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ खेला हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं, जो आप सभी को अब याद रखना है कि 18वीं लोकसभा के पहले सांसद कौन चुने गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुकेश दलाल, और किस क्षेत्र से जीते हैं? तो ये सूरत से जीते हैं। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है कितने चरणों में होना है? तो 7 चरणों में होना है। पहला कब से शुरू होगा? तो 19 अप्रैल से होगा, और दूसरा 19 अप्रैल से शुरू होगा, और कब तक चलेगा? तो 1 जून तक चलेगा। यानी कि जो है नया प्राइम मिनिस्टर देश को कब मिलने वाले हैं? 4 जून को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में 7 चरणों का चुनाव होना है। तो पहला चरण 19 अप्रैल को हो गया है, दूसरा कब होगा? तो 26 अप्रैल को होगा। तो इसी में जो है 26 अप्रैल में ही चुनाव होना था, लेकिन क्या हुआ इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो सूरत लोकसभा सीट के बारे में देखते हैं। यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट कौन बनाए गए थे? मुकेश दलाल बनाए गए थे, और कांग्रेस के कौन बनाए गए थे? तो नीलेश कुंभनी बनाए गए थे। बाकी अदर पार्टियों के यहाँ से जो है 8 और प्रत्याशी खड़े थे। तो इसमें क्या हुआ है
कि सूरत ज़िला के अंतर्गत जो वहाँ का निर्वाचन अधिकारी होता है या किसी भी ज़िले का निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, तो वहाँ के डीएम होते हैं। ठीक है, तो डीएम ने क्या किया, नीलेश कुंभनी का जो है पर्चा जो था वो रद्द कर दिया है। ठीक है, कैसे रद्द कर दिया है, जब नामांकन के लिए मान लीजिए कि चुनाव लड़ना है इस क्षेत्र से, तो आपको जो है अपना पर्चा जो है दाखिल करवाना पड़ेगा। तो 2 लोग गए, मुकेश भी गए, बाकी के नीलेश कुंभनी गए और बाकी जो 8 कैंडिडेट थे वो भी अपना पर्चा दाखिल करने गए। तो सभी के साथ साथ कुछ न कुछ लोग और जाते हैं, जैसे मुकेश दलाल गए तो उनके साथ 3 से 4 लोग और जाएंगे, और इसी तरह 3 से 4 लोग जो हैं नीलेश कुंभनी के साथ गए, और बाकी के पार्टियों के साथ भी 3-4 लोग जाते हैं। वो साइन करते हैं कि हाँ ये हमारे क्षेत्र से जो है सांसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं या फिर एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो 3-4 लोग जाते हैं वो सभी के साथ जाते हैं। ठीक है, तो नीलेश कुंभनी के साथ जो है जो पर्चा भरते समय जो लोग साइन किए थे, वो लोग जो है लास्ट में क्या बोलते हैं कि हमने इस पे साइन नहीं किया है और ये हमारा साइन है भी नहीं। तो जो है वहाँ के निर्वाचन आयोग अधिकारी जो थे, तो उन जो 3 लोग उस पर साइन किए थे, उन 3 लोगों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि अपना साइन कर दिए। तो उन्होंने अपना साइन किया, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से किया होगा, और पर्चे में देखें तो कुछ इस प्रकार का साइन था, तो दोनों साइन जो है मैच नहीं किया। तो क्या हुआ कि नीलेश कुंभनी का जो है पर्चा रद्द कर दिया जाता है। जब इनका पर्चा रद्द हुआ जैसे, तो जो बाकी के 8 कैंडिडेट थे उन्होंने भी अपना पर्चा वापस ले लिया, यानी कि डर गए कि क्या बात थी, तो उन्होंने भी अपना पर्चा वापस ले लिया। तो उस क्षेत्र से अब लड़ने के लिए अकेले कौन बचे थे, तो मुकेश दलाल बचे थे। तो इस प्रकार से वहाँ पे चुनाव नहीं हुआ, तो निर्वाचन को जीत गए हैं, तो निर्विरोध कौन चुने गए हैं, तो मुकेश दलाल चुने गए हैं। अगर इस प्रकार की बात पूछे कि पर्चा रद्द हो गया है तो किस शक्ति के माध्यम से पर्चा रद्द कर दिया गया है निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, तो एक शक्ति दिया गया है इन्हें जनप्रतिनिधि एक्ट 1957 के तहत धारा 36(2) के तहत जो है यह निर्वाचन अधिकारी को अधिकार है कि अगर जो है किसी भी पार्टी के सदस्य को अगर पर्चा भरने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो जो है अधिकारी जो है उसके पर्चे को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, किस धारा के तहत, तो 1957 की एक्ट के तहत धारा 36(2) के तहत उन्होंने नीलेश कुंभनी जी का पर्चा रद्द कर दिया है। बाकी के 8 पार्टियों ने अपने पर्चे को वापस ले लिया। बाकी जो बचे 18वीं लोकसभा के निर्विरोध एमपी कौन अब चुने गए हैं, तो मुकेश दलाल। ठीक है, अभी निर्वाचन जो है अभी लोकसभा का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, लेकिन पहले जो है 18वीं लोकसभा के निर्विरोध एमपी कौन चुने गए हैं, मुकेश दलाल चुने गए हैं। ये हैं मुकेश दलाल, आप इन्हें याद रख सकते हैं और इसे ज़रूर याद रखेंगे, ये हैं मुकेश दलाल जी। ठीक, तो स्टूडेंट अब आगे देख लेते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो जीबी मालवंकर थे। लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो एक ही ट्रिक से तीनों याद कर सकते हैं, यानी कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। तो इसे याद करेंगे सरला से, ला। ठीक है, तो सा से संसद हो जाएगा, रा से राज्यसभा हो जाएगा और ला से लोकसभा हो जाएगा। तो 79, 80, 81 में उल्लेख किया गया है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक के लिए संयुक्त अगर पूछे बैठक होती है तो आपका सही जवाब हो जाएगा नहीं होती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है, कौशिक राजशेखर को जापान की इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किया गया सम्मानित, ये भी आपको याद रख लेना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्नों में थोड़े पुराने करंट अफेयर थे उनका रिवीजन कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो आज थोड़ी लेट अपलोड होती है, थोड़ी क्या बहुत लेट हो गई है क्योंकि हमारे यहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।